हेलो दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट पे चर्चा करेंगे। एथर इंडस्ट्रीज विशेष रसायनों का निर्माता है जो 2013 में स्थापित हुई थी। यह फिनाल, मिथाइल बेंजाइल क्लोराइड, थियोफीन, एथनॉल, आर्थोटेलिल बेंजोनाइट्राइल जैसे रसायनों का उत्पादन करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। यह एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 11,623 करोड़ रुपए का है। स्टॉक 82 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। पीई के हिसाब से स्टॉक महंगा है। महंगा इसलिए है क्योंकि यह इस तरह का उत्पादन करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। देखा जाए तो इसका ROCE 18.4 का है और ROE 15.9 का है। बुक वैल्यू 154 का है और इसका करेंट प्राइस 877 रुपये है। इसने 778 रुपये का लो और 1211 रुपये का हाई लगाया था। फेस वैल्यू 10 का है, यानी यह अभी अगर इसको स्प्लिट किया जाए तो यह 10 भागों में स्प्लिट हो सकता है। अगर इसके चार्ट को देखें तो यह 200 DMA और 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, अर्थात यह इस समय 200 दिनों में सबसे लो प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें इसके फ्रांस की तो कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है और कंपनी पिछले 5 सालों में 75% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड 3 सालों में 25.3% का रहा है। अगर इसके कॉन्स को देखें तो कंपनी जो है अगेन प्रॉफिट रिपोर्ट की है, लेकिन यह डिविडेंड नहीं देती है और इसका डेब्टायर डेज 111 दिन से बढ़कर 145 दिन हो चुका है। डेब्टायर डेज का मतलब होता है कि यह जहाँ से कच्चा माल खरीदती है उनको कितने दिनों में पैसे वापस कर पा रही है। यानी अगर 111 से 145 दिन हो गया, इससे ये मतलब निकाला जाएगा कि कंपनी जो माल बेच रही है उसका पैसे की रिकवरी लेट हो रही है। और वर्किंग कैपिटल डेज 191 डेज से बढ़कर 269 डेज है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब होता है कि ये किसी माल को बनाने में पहले जो 191 दिन का समय लगाते थे अब वो बढ़कर 269 दिन का हो चुका है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनके अभी गुजरात प्लांट में कुछ समय पहले आग लग गई थी, जिसके कारण वहाँ का प्लांट इनको बंद करना पड़ा था। इसी सेक्टर के कुछ पीयर्स हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, SRF, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, दीपक नाइट्रेट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, एथर इंडस्ट्रीज। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालें तो इनका सेल्स मार्च 2021 में 116 करोड़ रुपए का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 164 करोड़ रुपए का हो जाता है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36 करोड़ रुपए से बढ़कर 46 करोड़ रुपए पे आ जाता है और मार्जिन इनका 28% का चल रहा है करंट में। और ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो मार्च 2014 में इनका सेल्स 0 था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 651 करोड़ रुपए का हो गया और ट्रेलिंग 12 मंथ में 676 करोड़ रुपए का हो गया और ये 29% का मार्जिन ईयरली मेंटेन किए हुए हैं। और मार्च 2014 में ये कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करते थे
और मार्च 2023 में 130 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 141 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। अगर इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 सालों का 43% है, 3 सालों का 29% है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स 13% का है। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 सालों का 76% है, जो कि बहुत ही अच्छा है, 3 सालों का 48% है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 29% है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें, चूँकि ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अतः ये 10 सालों का, 5 सालों का और 3 सालों का CAGR नहीं दिया हुआ है। 1 सालों में स्टॉक 2% गिरा है। अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें तो 5 सालों में 29% है, 3 सालों में 25% है, और पिछले साल 16% रहा है। और इनके रिजर्व की बात की जाए तो मार्च 2014 में इनके पास कोई भी रिजर्व नहीं था, लेकिन सितंबर 2023 में इनके पास 1914 करोड़ रुपए का रिजर्व है, जबकि उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर मात्र 17 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो कंपनी एकदम डेप्थ फ्री है। और इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखा जाए, कैश फ्लो देखा जाए, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे काम करने के बाद मार्च 2023 में इनके पास 84 करोड़ रुपए जो है बच रहे थे। यानी इसमें आय व्यय का ब्यौरा होता है, कितना उनका प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ, कहाँ वो इन्वेस्ट किए, उसके बाद कितना पैसा उनके पास बच जा रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल देख लें तो कैश कन्वर्जन साइकिल 348 दिनों का है। ये जो माल बेचते हैं वो 348 दिन बाद जो है कैश जनरेट कर रहा है, यानी इतने दिनों तक जो है वो कहीं डंप रहता है। इन्वेंट्री डेज देखें, जो पहले 52 दिनों का हुआ करता था, अब वो 301 दिन का है। यानी इनका माल पहले गोदाम में 52 दिनों तक पड़ा रहता था, अब 301 दिनों तक पड़ा रहता है, यानी डिमांड में थोड़ी सी कमी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर 87% का स्टेक पहले होल्ड करते थे, और दिसंबर 2023 में अब ये 81% का शेयर होल्ड करते हैं। क्योंकि सेबी का रूल्स है कि कोई भी प्रमोटर 75% से ज़्यादा शेयर नहीं रख सकता, अतः ये जो 81% है, कुछ महीने या कुछ सालों में इनको जो है 75% पे लाना होगा। अगर बात की जाए FIH की, FIH पहले 1.8% शेयर होल्ड करते थे, जो बाद में बढ़कर 1.97% पे आ चुका है। अगर DIH की बात करें तो DIH 8.33% शेयर होल्ड करते थे, जो बढ़कर 11.79% हो चुका है, यानी इसमें DIH की हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। DIH में प्रमुख नाम देख लें। और वहीं पे अगर पब्लिक की बात की जाए तो इनके पास 2.78% का स्टेक हुआ करता था, जो बढ़कर 4.44% हो चुका है, यानी पब्लिक की हिस्सेदारी भी इस शेयर में बढ़ रही है। तो ये तो रहा शेयर का फंडामेंटल पार्ट। अब हम देखते हैं इनका चार्ट क्या कहता है। इनके चार्ट को देख लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो सपोर्ट है, एक 874 रुपये का सपोर्ट है, एक 780 रुपये का सपोर्ट है। स्टॉक अपने पहले सपोर्ट 874 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है,
अगर यहाँ ये सपोर्ट टूटता है तो दूसरा सपोर्ट 780 रुपये का होगा, यानी स्टॉक 780 रुपये के सपोर्ट पे रुकने का प्रयास करेगा। तो अगर जिन लोग को इसमें इन्वेस्ट करना है 874 रुपये के सपोर्ट पे कुछ शेयर वो ले सकते हैं, और अगर दोबारा स्टॉक 874 रुपये के सपोर्ट को तोड़कर 780 रुपये के सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पे कुछ शेयर और ऐड किया जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वाले इसमें इन्वेस्ट अभी ना करें, ये लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बताया जा रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर स्टॉक 998 रुपये के रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर कुछ सस्टेन करता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये एथर इंडस्ट्री का चार्ट एनालिसिस रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार एडवाइस ज़रूर लें।